नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम दिन ब दिन दिलचस्प होते जा रहा है क्योंकि मुद्दे, रणनीति, मोर्चा, मैदान, मांग सब कुछ अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से निर्धारित हो रहा है। तीसरे चरण का चुनाव कल होना है और चौथे चरण के लिए प्रचार जोरदार तरीके से चल रहा है। इन सब के बीच अपनी अपनी राजनीति को धार देने के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हथियार तैयार कर रही है। ये हथियार कितने असरदार हैं ये तो 10 मार्च को तय हो जाएगा, क्योंकि जनता जनार्दन जिस असरदार तरीके से धार देगी, जिस राजनीतिक पार्टी को असर उसी का होगा, सरकार उसी की बनेगी। लेकिन उससे पहले जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। गन्ना, जिन्ना, हिजाब, हिंदू, मुसलमान, ये सब हमने देख लिया है और अब इस लड़ाई में आतंकवाद की एंट्री हो चुकी है। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया। 38 आरोपियों को फांसी की सजा और इस ऐसे आतंकियों में से एक आतंकी का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से सीधा निकलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी मुद्दे को अब अपना नया हथियार बना लिया है। इस हथियार को कितना असरदार तरीके से प्रस्तुत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक और चुनावी जनसभाओं में जहां योगी आदित्यनाथ और बड़े बड़े चेहरे लगातार इस मसले को उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तस्वीर मीडिया के सामने रखते हैं और यही वो तस्वीर है जो आने वाले चुनावों के लिए एक अफसाना, एक फसाना बन रही है। समाजवादी पार्टी भले ही बैकफुट पर आ रही है, लेकिन फिर भी फ्रंट फुट पर आते हुए कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसीलिए बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। ये प्रहार, ये वार, ये दम, कितना दम भरेंगे, ये सब कुछ तय करेगा इस बार का चुनाव। लेकिन इससे पहले, क्योंकि वार प्रतिवार है, क्योंकि आतंकवाद की एंट्री है और इसीलिए चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आतंक का ये जो हथियार उठा लिया है, ये हथियार कितना असरदार हो रहा है और समाजवादी पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें खड़े कर रहा है। आइए चंद बयानों के जरिए समझ लेते हैं। ये बात आई है उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं, ऐसे हैं मोहम्मद सैफ, पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। ये मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता कौन है? अखिलेश जी की बोलती इन पर बंद क्यों है? ये जो चित्र मैं आपके सामने मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता के रख रहा हूं, ये उस समय के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह नजर आ रहा होगा। क्या इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था, जिनका बेटा मास्टरमाइंड और धमाकों में शामिल होने का नाम आया है? क्या इस पर अखिलेश यादव जी चुप्पी तोड़ेंगे? आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ बनाने का काम जिन लोगों ने किया है, क्या उस पर समाजवादी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी? इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है, एटीएस पर भरोसा नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को संरक्षण देने में पूरी ताकत लगा देते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले अहमदाबाद की एक न्यायालय के फैसले को पढ़ रहा था। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है?
समाजवादी पार्टी से। मगर अगर फिर से गलती से भी साइकिल की सरकार लाए ना, तो उत्तर प्रदेश से पूरे देश में आतंकवादियों को सप्लाई करने का काम होगा मित्रों, उत्तर प्रदेश से। तो समाजवादी पार्टी से पूछा जा रहा है कि ये कैसा समाजवाद है जहां पर आतंकियों का संरक्षण होता हो, आतंकियों की पैरवी होती हो, जिनका संबंध आतंकवादियों से होता हो। ये तमाम जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये आरोप वोट के समय में बड़ी चोट करने वाले हैं? इसी सवाल के साथ आइए मेहमानों से अब आपका परिचय करा देती हूं। स्क्रीन पर ले आइए। हमारे आज के पैनल में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं राघवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय सिंह जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर भी इस पैनल का हिस्सा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत रमेश जी। शुरुआत विनय जी आपके साथ कर लेते हैं। बहुत बड़ा आरोप है, आतंकवादियों का साथ देश नहीं स्वीकार कर सकता। यह बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आप भले ही कह रहे हैं कि झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन आज जब अनुराग ठाकुर जी एक तस्वीर सामने रखते हैं तो तस्वीर को लोग कैसे झूठा करार देंगे? विनय जी देखिए, ये सब जो है एक हताशा का तस्वीर है जो भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। ये जुडिशियली मामला है। अगर कुछ ऐसा है तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो भी ऐसे गतिविधियों में लिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का फर्जी आलाप अपने हार को छुपाने के लिए यह फर्जी आलाप बंद करें। आप बात करते हैं राष्ट्रवाद की, बार बार बात करते हैं। राष्ट्रवाद कहते किसको है? पहले ये जानिए। पहले देश के लिए जीना सीखिए। जो देश को के लिए जीता है वही राष्ट्रवाद की परिकल्पना पूर्ण करता है। विनय जी को स्क्रीन पर लेकर आइए जी। ये फर्जी आलाप बंद करिए। पहले देश के लिए विनय जी विनय जी जवाब देंगे? भारतीय जनता पार्टी के राघवेंद्र जी हैं, आपकी बात का जवाब देंगे। जरा विनय जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। लेकिन मेरा जो सवाल है आपसे सीधा सीधा, आपने कहा राष्ट्रवाद, मुझे थोड़ा सा राष्ट्रवाद की परिभाषा, आप लोग जो समाजवादी पार्टी है राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या समझती है, जरा बता दीजिए। आप भी राष्ट्रवाद की बात करती है। हम पूछना चाहते हैं चैनल पर, राष्ट्रवाद कहते किसको है? आप बताइए तो फिर हम बताते हैं। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। मैं बता रहा हूँ लवली जी। पहले देश के लिए जीना सीखिए। देश के लिए जीने का मतलब है देश के, ये जो देश है हम ही सब आपसे मिल करके भारत का निर्माण होता है। भारत के द्वार के लिए जो आपके कर्तव्य है उसको परिपूर्ण कीजिए। कौन सा कर्तव्य? आतंकवादियों को संरक्षण देने का? आतंकवादियों को संरक्षण देने का कर्तव्य, जिन्ना को ले आने का कर्तव्य, पाकिस्तान की पैरवी करने का कर्तव्य, सेना जो जिस तरह से जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब देती है, सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने का, इसे कहते हैं कर्तव्य। नहीं छुपा सकते। अरे इसे कहते हैं कर्तव्य, ये भी सुन लीजिए। प्रति जो कर्तव्य है उससे कौन सा कर्तव्य पूछ तो रही हूँ आपसे। राघवेंद्र जी से भी पूछूंगी, लेकिन आपसे पहले पूछ रही हूँ, बताइए ना कौन सा कर्तव्य, बताइए कौन सा कर्तव्य। आज हाथरस की बेटी से वादा किया गया नौकरी का, नौकरी मिली और उन्नाव की बेटी को मारकर जमीन में गाड़ दिया गया। कितने सेलेक्टिव हैं आप लोग, कितने सेलेक्टिव हैं आप लोग। हाथरस की बेटी के परिवार से वादा किया गया मकान, हाथरस की बेटी की भी बात करते हैं, उन्नाव की बेटी की भी बात करते हैं। सेलेक्टिव मत होइए विनय जी। करने वाले लोग, 4 किसानों की हत्या करने वाले लोग सरकार में शामिल है। यही न्याय है कि 4 महीने के अंदर उनका जमानत हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अपोज नहीं करती है। अब किस राष्ट्रवाद की परिकल्पना की बात करती है? विनय जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठ है। विनय जी, आप भारतीय जनता पार्टी से खूब सवाल करिएगा, भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब भी देगी। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि कर्तव्य क्या है। कर्तव्य यह है कि आतंकियों को संरक्षण देंगे, सेना के पराक्रम पर सवाल उठाएंगे, ये कर्तव्य है। जिन्ना की बात करेंगे, पाकिस्तान की पैरवी करेंगे, ये कर्तव्य है। चीन के खिलाफ भारतीय सैनिकों के पराक्रम पर सवाल उठाएंगे, ये कर्तव्य है। राष्ट्रवाद को एक्सप्लेन करिए पहले आप, फिर मैं जा रही हूँ राघवेंद्र जी के पास। परेशान है,
आप इन सब चीजों से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये भारत के प्रति, अपने देश के प्रति कर्तव्य है। पहले कर्तव्य को पूर्ण कीजिए। विनय जी, आपसे मैंने कम से कम 3 बार पूछा कि कर्तव्य क्या है। आपने कर्तव्य में भी अपनी सहूलियत ढूंढ ली। राघवेंद्र जी, आपके पास आ जाती हूँ। देखिए, सवाल आप पर भी है। सवाल आप, ठीक है विनय जी, जा रही हूँ, आप ही का सवाल लेकर जा रही हूँ। मेरे सवाल का जवाब तो आपने दिया नहीं। अब चलिए आपके सवालों का जवाब ले लीजिए राघवेंद्र जी से। राघवेंद्र जी, खंडित भारत की परिकल्पना करने वाले लोग हैं। ये लोग राष्ट्रद्रोही है। ये लोग देशभक्त नहीं है। ये देश के लिए जीना नहीं जानते हैं। खंडित भारत की बात आप करते हैं ना। पीओके को लेने के लिए इस देश का हर एक शख्स आगे बढ़ने के लिए तैयार था। कश्मीर में धारा 370 हटती है, इस देश में जश्न मनता है। दुख किसके पेशानी पर नजर आया था? विनय जी, क्लियर होकर बैठिए। मेरे शो में थोड़ा क्लियर होकर बैठिए। ये राष्ट्रवाद, भारत और भारतीयता की बात करने के लिए ना पहले उसे आत्मसात करना पड़ता है। आइए राघवेंद्र जी, कमिंग टू यू। ठीक है, विनय जी को डाउन करिए जरा। राघवेंद्र जी, देखिए, मुद्दे जरूर हावी होते हैं चुनावी दौर में, लेकिन मुद्दों में भी आप विपक्षी पर एक आरोप अगर लगाते हैं तो उनकी तरफ से एक उंगली आप पर भी उठती है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। झूठ बोलने से चुनाव नहीं जीते जाते। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे पास तो बोलने के लिए अखबार है। लवनी जी, मैं सोच रहा हूँ मैं कहां से शुरू करूं। सबसे पहले मैं इनका राष्ट्रवाद की परिभाषा जो ये हमें बता रहे हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। सोशल मीडिया में बहुत चला, जिसमें एक एंकर बार बार इनसे कह रहा था कि भारत माता की जय बोल दो। माननीय अखिलेश यादव जी ने भारत माता की जय नहीं बोली और पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है समाजवादी पार्टी के मंचों से ना भारत माता की जय के नारे लगते हैं ना वंदे मातरम के नारे लगते हैं। अरे अब आप मेरी बात होने दीजिए। लवनी जी, इनके बंद करिए। क्या ये बोलिए राघवेंद्र जी, बोलिए। विनय जी सुन लेते हैं, राघवेंद्र जी को भी सुन लीजिए। देखिए, हमारी राष्ट्र की कल्पना पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक कर सीएए का विरोध करती है, कॉमन सिविल कोड का समर्थन करती है, एनआरसी का समर्थन करती है। हम लोग धारा 370 का विरोध करते हैं, कॉमन सिविल कोड की पैरवी करते हैं, बुर्का प्रथा का विरोध करते हैं। हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट विजन है लवनी जी। हम लोग मंचों से भारत माता की जय भी बोलते हैं, हमारे मन से कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते हैं। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। संकट मोचन मंदिर में जो बम विस्फोट हुए थे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यही राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री उनको आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा, मान्यवर ये बताइए, आप लोग इनको छुड़वा करके क्या इनको पद्म भूषण देना चाहते हैं क्या? अरे बेशर्मी की हद तक ये लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। जाके इन लोगों ने आतंकवादियों को कितने आतंकवादी छुड़वाए नहीं जानते आपको। लगे ये लोग बोल कल्पना की बात करते हैं। अरे कल्पना गई तेल लेने। ये बताइए, भारत माता की जय आप बोलेंगे क्या? आप लोगों ने अभी तक अहमदाबाद कोर्ट में जो बम विस्फोट हुआ था उसका भी तक आपने पहले आप खुद सीखिए। सैकड़ों लोग, सैकड़ों लोग जिसमें हताहत हुए थे, 3 दर्जन के ऊपर लोगों की फांसी हुई। न्यायालय के पक्ष में आप लोगों ने आज तक एक बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का एक मिनट विनय जी और राघवेंद्र जी, देखिए, आप दोनों को मौका मैंने दे दिया, लेकिन एक सवाल दोनों से था। राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद पर कौन कितना खरा उतरता है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। ये रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपको मेरी आवाज आई? ठीक है विनय जी, आ रही हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखिए। रमेश जी, आवाज आ रही है? जी, आ रही है। बहुत स्वागत है रमेश जी, आप थोड़ा सा देर में जुड़े थे हमारे साथ। ऑडियो भी क्लियर है आपको सर? जी, ठीक है। रमेश जी, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। सवाल यह है कि एक ऐसे राज्य का चुनाव है जहां का दिल केंद्र से सीधे जुड़ता है, जहां से कहा जाता है कि आप यहां अगर जीत जाते हैं, इस दुर्ग को अगर आप विजेता होते हैं तो केंद्र का दुर्ग आपके नाम होता है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां बनी हैं, जो मुद्दे बने हैं, अब अगर आतंकवाद की बात आती है तो राष्ट्रवाद वर्सेस आतंकवाद और जो तस्वीरें बन रही हैं, क्या इसका असर वोट पर होगा? आतंकवाद मुद्दा महत्वपूर्ण है भी या नहीं? क्योंकि ऐसे ये लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई मुद्दा नहीं बचा। आतंकवाद का क्या ये कोई मुद्दा नहीं है? देखिए लावली जी, आतंकवाद मुद्दा सबके लिए भी होना चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, सबके लिए होना चाहिए। अभी आपने कहा कि राष्ट्रवाद क्या है,
मुझे लग रहा है राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो हम आप आम लोगों के लिए सीमित रह गई है। राजनीतिक पार्टियों ने एक राजनीतिक तरीके से नए ढांचे में इन्होंने गढ़ दिया है। उनके लिए क्या है? सत्ता पाना, किसी भी सूरत में सत्ता पाना। राष्ट्रवाद अगर सीखना है तो हम इस्लामिक कंट्रियों से भी सीख सकते हैं। इस्लामिक कंट्रियों में क्या होता है, आज भी जहां शरिया कानून है, किसी के घर का कोई व्यक्ति अगर टेररिस्ट में पाया जाता है या कोई बड़ी गतिविधियों में पाया जाता है, उसके घर की सारी सरकारी सुविधा रोक दी जाती हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से आपने अहमदाबाद की घटना का लिंक आपने आजमगढ़ के लिए करा, तो इसमें मैं सबसे पहले दोषी मैं किसी और को नहीं कहूंगा। इसमें हमारी एजेंसियां कर रही हैं, क्या कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी व्यवस्था क्या कर रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो चीजें अंकित हैं कि जब इस तरह की कोई घटना या आतंकवादी गतिविधियों में कोई पाया जाता है तो उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, उसकी सारी सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए जो सरकारी उनको मिलनी चाहिए। तो ये चीजें क्यों नहीं हो रहा? ये चीजें सुदर्शन जब उठा सकता है तो मुझे लग रहा सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने स्तर से चीजें उठा सकती है। तो ये सारी चीजें जब राष्ट्रवाद की जब बात आती है तो मुझे लग रहा उसकी परिभाषा डिफरेंट तरीके से हो गई है। आज चुनाव का यानी सेलेक्टिव हो जाते हैं लोग, राजनीतिक पार्टियां सेलेक्टिव हो जाती हैं और सेलेक्टिव होने की वजह से ही हमारे देश में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ता है। तो तीसरे चरण के रण से पहले ही जो परिस्थितियां बन रही हैं वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। अब चुनावों की लड़ाई आतंकवाद तक आ चुकी है, तो ऐसे में कौन सी पार्टी सेलेक्टिव हो रही है, कौन अपनी सहूलियत के हिसाब से राष्ट्रवाद और आतंकवाद की परिकल्पना को गढ़ रहा है। पहले हम लगातार देख रहे थे। एक सवाल राघवेंद्र जी, पहले आपके पास आती हूँ। रमेश ठाकुर जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है, अगर आतंकवाद है और आतंकवादी हैं और आपको पता है कि कनेक्शन कहां किसका किससे जुड़ रहा है, तो आपकी सरकार है, एक्शन लेना चाहिए। हमारे देश का कानून ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की पूरी सहूलियत देता है। केवल राजनीति में सहूलियत नहीं होती है। नहीं लवली जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अनर्गल आरोप आप लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जितने भी समय रही उत्तर प्रदेश के केंद्र में, कोई भी एक भी आतंकी घटना हुई, हम लोगों ने खाल खींच के भूसा भर दिया। मात्र आतंकवाद कश्मीर तक सिमट कर रह गया। अब आप इन लोगों से पूछिए जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे आतंकवादियों की फांसी डलवाने, आप इन लोगों से पूछिए जो आजमगढ़ में आतंकवादियों के घर जाते थे बिरयानी खाने, आप इन लोगों से पूछिए जो आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए वही लोग तो अब आपसे पूछ रहे हैं ना कि अब आपको तो सब पता है ना, सब पता है, तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आपको जरा सा भी अगर संशय होता है कि इनका हाथ आतंक के साथ है तो एक्शन लीजिए। आपके हाथ किसी ने नहीं बांधे। निश्चित रूप से लाभ लीजिए। हम लोग लेते हैं, एक्शन लेते हैं। परिणाम स्वरूप इसीलिए जब से हमारी केंद्र में सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश या केंद्र देश में कहीं पर भी एक सुई भी नहीं गिरी है। जब ये लोग साझेदार थे केंद्र की सरकार में, या जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो देश करते रहेंगे, इनके पास जवाब नहीं है। लोग आतंकी घटनाओं में जो आतंकवादियों के पक्ष में आंसू बहाया करते थे, इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। ये ऐसे करते रहेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यह प्रदेश को बर्बाद करने की कसम खा रखे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। राघवेंद्र जी, मैं जवाब देता हूँ आपको, मैं आपको जवाब देता हूँ। दम है तो मेरी बात का जवाब दे आप। अगर आपके अंदर दम है तो मैं ताल ठोक के कहता हूँ मेरी बात का जवाब दे आप। अगर बहुत बड़े आप राष्ट्रवादी है, अगर आप वास्तव में देश के लिए जीते हैं तो मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी देश के लिए जीती है तो मेरी बात का जवाब दीजिए। आपके पास बात का जवाब नहीं है, क्योंकि अब राष्ट्रवाद आपके अंदर है नहीं। आप देश के लिए जीते नहीं हैं, आप लोगों के लिए जीते हैं। जिस दिन देश के लिए यानी कि देश की जनता के लिए जीना सीख लेंगे, उस दिन अपने आप राष्ट्रवाद की परिभाषा ठीक है। विनय जी, देश की जनता, ठीक है आपने, देश की जनता, आपकी नजर में देश की जनता कौन कौन है? ये जो मोहम्मद सैफ है उसको भी आप देश की जनता, देशवासी, ये मोहम्मद सैफ जो है आतंकवादियों को बताइए ना इसके बारे में। एक मिनट राघवेंद्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा बता रहा हूँ। बताइए मोहम्मद सैफ हमारे देश की जांच एजेंसियां सारे अपना काम कर रही है, उनके कार्य कुशलता की बात मत करिए, जो सीधा सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए।
देश की जनता कौन है आपकी नजर में? नहीं, मेरी बात देखिए, घुमाइए मत। मैं कहाँ घुमा रही हूँ? मैं कहाँ घुमा रही हूँ? घुमा तो आप रहे हो, घुमा तो आप रहे हैं। आप जिन्ना को ले आते हैं, आप सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा करते हैं। मोहम्मद सैफ देश की जनता। इस तरह की तस्वीरें विजय माल्या, नीरव मोदी की, माननीय प्रधानमंत्री, ऐसे लोग भी देश की जनता में नहीं करूंगी। जिन्होंने उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री की तस्वीर रहती है। बिल्कुल सही बात है लावनी जी, आपके जो सवाल हैं, दोनों सवालों पे दोनों बंदे, दोनों हमारे साथी नहीं आ पाए, लेकिन मुझे लग रहा है इस तरह की जो खिचड़ी जो हो रही है आज की देश में, वो देश के लिए बड़ी घातक साबित होने वाली है। राघवेंद्र जी से आपने सीधे सवाल करा कि ये सारी एजेंसियां, सारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए ताकि ये मुद्दे टीवी वालों को उठाने ही ना पड़े। उसके बाद में विनय जी से आपने पूछा, तो ये मतलब वही चीजों को बाएं दाएं बाएं इस तरह अब्बा डब्बा चप्पा इस तरह की बातें करते हैं जो सही बात है। आतंकवाद का कोई समर्थन नहीं करता। 10 मार्च को हम आपसे भी पूछेंगे, राघवेंद्र जी से भी पूछेंगे। एक में जरा ध्यान रखिए, रमेश ठाकुर जी राजनीतिक विश्लेषक है, जरा उनकी बात भी सुनिए। उनकी बात इसलिए सुन लीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो आने वाले 5 चरण है ना सर, आप दोनों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। आप दोनों दम भर रहे हैं, जीत का दम भर रहे हैं ना, लेकिन जिनके दम पर दम भर रहे हैं, कम से कम उनके बारे में बात कर लीजिए। अब रमेश ठाकुर जी, महत्वपूर्ण ये है कि जो पूर्वांचल का हॉट कहा जाता है, हॉट बेड कहा जाता है आजमगढ़ को, और आप देखिए आजमगढ़ को आतंकवाद से कनेक्ट करने की एक जो बड़ी तस्वीर सामने आई है, इसके बाद क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा? तीसरा नहीं, देखो चरण लावनी है जी, और आने वाले 5 चरण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लावनी जी, 2 तरह की चीजें हैं। अव्वल तो ये है कि आजमगढ़ का जो इलाका है वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, आपको पता है, सबको ही पता है। लेकिन वहां पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा और दूसरी पार्टियों का एक दबदबा रहा है, वो हमेशा से रहा है। लेकिन 2017 में उस दबदबे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने दमखम से, लहर से उसको खत्म करा था, मुझे लग रहा दूसरी पार्टियों के लिए बड़ा एक नुकसान हुआ था। लेकिन अब वो आते आते, जैसे 2022 का जो चुनाव हो रहा है, तो पिछली जो पार्टियां थे वो अपना दमखम दोबारा से दोहराना चाहती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि 2017 का जो उन्होंने एक लहर जो उन्होंने वहां पे दिखाई थी, उसको बरकरार रखने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं दोनों भाइयों को कहना चाहता हूं कि आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियां या आतंकवाद से जुड़े हुए लोग या आतंकवाद के समर्थन करने वाले लोगों का साथ लेके अगर आप सत्ता बनाते हो, जीतना चाहते हो, तो मुझे लग रहा है उसका कोई मतलब नहीं, कोई असर नहीं। आप ऐसा ठीक है, विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राघवेंद्र जी आपके पास आती हूँ। विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रमेश जी आपकी बात को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। बात से मैं एकदम सहमत हूँ। देश का कोई भी व्यक्ति हो, वह ना आतंकवाद का समर्थन करेगा, न वह भारत के खिलाफ किसी गतिविधियों में शामिल होगा। सोचनी चाहिए ना, आपके तो मैनिफेस्टो में 2012 के मैनिफेस्टो में क्या लिखा था, जरा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। किनके मुकदमे वापस लेने की बात कही जा रही थी? मोहम्मद तारिक का नाम याद है ना? वलीउल्लाह कौन था, याद है ना? अगर याद नहीं है तो जरा स्मरण पटल पर थोड़ा सा स्मरण शक्ति को बढ़ाइए। ये सारी चीजें सामने आती हैं। राघवेंद्र जी जल्दी से लास्ट कमेंट। राघवेंद्र जी, कानून अपना काम क्यों के अंदर लगभग 40 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। ये यहाँ पर भाषण दे रहे हैं राष्ट्रवाद का, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो सीधा सीधा एक सवाल पूछ रहा हूँ, संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट हुआ था, उसके आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए समाजवादी पार्टी ने लेकिन इस जो लिमिटेड टाइम में इतना जरूर है, जो बातें भी आप दोनों राजनीतिक प्रतिनिधियों की तरफ से निकली और जो आज के राजनीतिक विश्लेषक की तरफ से निकली है, वो एक बात तय करती है कि परिपाटी जब हम देश को लेकर तय करते हैं तो उसमें राष्ट्र सर्वोपरि होता है, राष्ट्रवाद सर्वप्रथम होता है। और जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, अगर एक तरफ आतंकवाद की विभीषिका है तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की ताकत है। जनता की ताकत के आगे ना कोई आतंक और आतंक को संरक्षण देने वाला या उसकी पैरवी करने वाला या उसकी नई नई परिभाषा गढ़ने वाला न कभी टिका था न कभी टिका है।
और जनता को जो लोग भी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं या जो परिणति बनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी ये एक सबक होता है जब जनता अपनी चाबी घुमाती है। हमें उम्मीद है कि जनता जनार्दन तय करेगी कि सत्ता के महासंग्राम का सिरमौर कौन होगा। थैंक यू सो मच। समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।